देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज का स्क्रीन शेयर है। यस मैम। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन 8 केस स्टडी एमसीक्यू और थ्योरी, एक फिक्स्ड बजट और कुछ थ्योरी होगा तो वो हमें करना था। ठीक है, तो सबसे पहले 8 वाला कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अच्छा, और एक चीज भी है वो ऐड ऑन नहीं किया था, एक कंट्रोल रेशियो बोल के टॉपिक है, वो भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, कंट्रोल रेशियो करते, केस स्टडी करते हैं, फिर देखते हैं कितना समय बचता है। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या बोला है? बोल रहा है कि कॉनकॉर्ड लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स टू प्रोडक्ट यूजिंग टू टाइप ऑफ मटेरियल एंड वन ग्रेड ऑफ लेबर। तो एक ही तरीके का लेबर यूज होता है, मतलब एक ही तरीके का लेबर काम करता है, और जो ये यूज होता है मटेरियल होता है वो दो तरीके का होता है। सो विलो इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द कंपनीज वर्किंग पेपर फॉर द नेक्स्ट मंथ बजट। तो बजटेड सेल्स, बजटेड मटेरियल कंजम्पशन पर यूनिट इन केजी, इसका मतलब क्या होता है कि इतना इतना प्रोडक्शन करना है, ये इन्होंने सोच रखा है। ठीक है, पहला बात तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा बोल रहा है कि बजट मटेरियल कंजम्पशन पर यूनिट इन केजी, मतलब एक यूनिट ए बनाने के लिए इतना केजी एक्स, इतना केजी वाई चाहिए, एक यूनिट बी बनाने के लिए इतना केजी एक्स और इतना केजी वाई चाहिए। स्टैंडर्ड लेबर आवर अलाउड पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, मतलब एक यूनिट प्रोडक्ट बनाने के लिए 3 आवर्स ए के लिए, एक यूनिट बी बनाने के लिए 5 आवर्स लग जाता है। ठीक है, ये बोला हुआ है। अच्छा, आगे पढ़ के देखते क्या बोल रखा है। मेटेरियल एक्स एंड वाई कॉस्ट, अच्छा एक्स और वाई का कॉस्ट बता रखा है 4 और 6 करके। ठीक है, फिर बोल रहा है लेबर आर पेड 25 पर आवर, लेबर का जो पेमेंट है, क्योंकि देखो एक ही ग्रेड लेबर है तो इसीलिए लेबर का जो रेट है वो एक ही दिया हुआ है। ठीक है, मतलब ए प्रोडक्ट बनाने में भी लेबर को जितना पर आवर करके दिया जाता है, बी बी में भी उतना। ओवर टाइम प्रीमियम इज 50% एंड इज पेबल इफ ए वर्कर वर्क्स फॉर मोर देन 40 आवर्स ए वीक। तो बोल रहे हैं ओवर टाइम भी देने का इनका कंसेप्ट है, बट तभी दिया जाता है जब कोई वर्कर एक हफ्ते में 40 घंटे से ज्यादा काम करता है। ठीक है, तब ओवर टाइम दिया जाता है 50% एंड इज पेबल इफ, अच्छा तो 40 घंटे से, एक हफ्ते में 40 घंटे से ज्यादा काम होने से ओवर टाइम माना जाएगा। और ओवर टाइम प्रीमियम क्या है? 50%। तो लेबर जब किया था हम लोगों ने, अगर याद नहीं भी है फिर भी, तो देखो ओवर टाइम तो तभी पे होगा ना अगर कोई एक्स्ट्रा किसी को कुछ पेमेंट मिलेगा, तभी वो ओवर टाइम करेगा। तो बोल रहा है जो भी पेमेंट है उस पे और 50% एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर ज्यादा काम करने से भी उतना ही पैसा मिलेगा जितना नॉर्मल काम करने पे मिलता है, तो कोई ओवर टाइम कोई क्यों करे? नहीं करेगा। ठीक है, the target productivity ratio or efficiency ratio for the productive hours worked by the direct workers in actually manufacturing the product is 80%। बोल रहा है टारगेट प्रोडक्टिविटी रेशियो और एफिशिएंसी रेशियो फॉर द प्रोडक्टिव आवर्स वर्कड बाय द डायरेक्ट वर्कर इन एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट इज 80%। मतलब बोल रहा है कि डायरेक्ट वर्कर इज एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में वर्कर को कितना समय लग रहा है। बोल रहा है कि 80%। मतलब इसको ऐसे समझो, द टारगेट प्रोडक्टिविटी रेशियो, मतलब प्रोडक्टिविटी रेशियो मतलब एफिशिएंसी रेशियो, कितना जल्दी काम कर सकते हो फॉर द प्रोडक्टिव आवर्स वर्कड बाय द डायरेक्ट वर्कर। मतलब डायरेक्ट वर्कर जो टाइम काम कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्टिव आवर्स। ठीक है, तो काम जो हो रहा है क्या वो एफिशिएंटली हो रहा है, वो डिटरमाइन करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं एफिशिएंसी रेशियो। ठीक है, तो वही चीज बोला है कि एफिशिएंसी क्या है, इन एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट इज 80%, मतलब वर्कर 80% एफिशिएंट है। ठीक है, मतलब बोल सकते हैं कि एफिशिएंसी लेवल कम है, क्योंकि देखो अगर कोई 80% एफिशिएंट है तो एफिशिएंसी लेवल कम ही ना हुआ। ठीक है, अच्छा अब बोल रहा है इन एडिशन द नॉन प्रोडक्टिव डाउन टाइम इज बजटेड एट 20% ऑफ द प्रोडक्टिव आवर्स वर्कड। और बोल रहा है कि जो नॉन प्रोडक्टिव टाइम है वो है 20% ऑफ द प्रोडक्टिव आवर्स वर्क, जितना प्रोडक्टिव आवर्स होता है उसका 20% नॉन प्रोडक्टिव है। ठीक है, अच्छा
इसके बाद बोल रहे हैं देयर आर 4-5 days वीक इन द बजटेड पीरियड। मतलब बजटेड पीरियड क्या है? 4-5 days वीक, ठीक है। मतलब एक हफ्ते में 5 दिन काम होता है, ऐसा 4 हफ्ता, ठीक है। एक हफ्ते में 5 दिन काम होता है, ऐसा 4 हफ्ता, इसको हम लोग बोल सकते हैं 4-5 days वीक, ठीक है। And it is anticipated that sales and production will occur evenly throughout the whole period। पूरे पीरियड में जो सेल है वो कैसे होता है? इवनली होता है, ठीक है। फिर बोल रहा है सेल एंड प्रोडक्शन दोनों चीजें इवनली होता है, ठीक है। फिर इसके बाद बोल रहा है प्रोडक्ट ए 400 यूनिट एंटिसिपेटेड स्टॉक एट द बिगिनिंग। तो प्रोडक्ट ए, बी और मटेरियल एक्स वाई सबका ओपनिंग स्टॉक बता रखा है एंटिसिपेटेड, और एंटिसिपेटेड क्लोजिंग स्टॉक जो है वो कैसे निकालना है? प्रोडक्ट ए का 4 days सेल, प्रोडक्ट बी का 5 days सेल, मटेरियल एक्स का 10 days कंजम्पशन, वाई का 6 days कंजम्पशन। हमें बोला है कैलकुलेट द मटेरियल परचेज बजट एंड वेजेस बजट फॉर द डायरेक्ट वर्कर शोइंग द क्वांटिटीज एंड वैल्यूज फॉर द नेक्स्ट मंथ, ठीक है। तो देखो हम लोग को कैलकुलेट क्या करने के लिए बोला है? हम लोग को कैलकुलेट करने के लिए बोला है मटेरियल परचेज बजट एंड वेजेस बजट फॉर द डायरेक्ट वर्कर शोइंग द क्वांटिटीज एंड वैल्यूज ऑफ द नेक्स्ट मंथ, ठीक है। चलो देखो कैसे करके होगा। मटेरियल परचेज बजट, तो मटेरियल परचेज बजट के लिए तो पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि कितना हम लोग प्रोडक्शन करने वाले, जितना प्रोडक्शन करेंगे उतना परचेस करेंगे, प्लस अगर हमें कुछ क्लोजिंग स्टॉक में रखना है तो उतना हम लोग प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। और माइनस हो जाएगा अगर ओपनिंग स्टॉक में हमारे पास कुछ अवेलेबल है तो। अच्छा, तो ये हो गया। मतलब अगर हम लोग मटेरियल परचेज बजट निकालने जाते हैं तो हमें क्या क्या चाहिए होगा? तो सबसे पहले तो ये पता करेंगे कि कितना प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, तभी तो निकलेगा परचेज बजट। तो कितना प्रोडक्शन करेंगे उसके लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे? चलो देखो फिर से एक बार इंफॉर्मेशन, क्योंकि काफी बड़ा इंफॉर्मेशन है। कितना प्रोडक्शन करना है? तो बजटेड सेल बोला है 2400 और 3600, तो इतना तो प्रोडक्शन करेंगे जितना बेचना है, प्लस अगर कुछ क्लोजिंग स्टॉक में रखना है उतना उतना प्रोडक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखो क्लोजिंग स्टॉक में जो रखना है प्रोडक्ट ए और बी, 4 days सेल, 5 days सेल, ठीक है। तो इतना इतना प्रोडक्शन और करेंगे और ओपनिंग स्टॉक जो है वो लेस कर देंगे जो कि हमें गिवन है। अच्छा, अब यहाँ पर लिखते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड। प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, तो कितना प्रोड्यूस करेंगे? जितना बेचना चाहते हैं, तो जितना बेचना चाहते हैं बजटेड सेल्स। तो बजटेड सेल हमें गिवन है 2400 और 3000, कुछ एक दिया हुआ था 2400 और 3600 यूनिट। ये हो गया बजटेड सेल। ऐड कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा? तो यहाँ पर देखो क्या बोला है, क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालने के लिए बोला है। 4 days सेल और 5 days सेल जो होगा वही हमें क्लोजिंग, मतलब 4 दिन का सेल का जो क्वांटिटी है उतना हम लोग क्लोजिंग स्टॉक रखते हैं, और 5 दिन में जितना सेल करेंगे उसका जो क्वांटिटी है वही हम लोग क्लोजिंग स्टॉक रखेंगे। तो ये जो 2400 का सेल है ये कितने दिन का है? तो उसी से हम लोग 4 दिन का और 5 दिन का निकाल सकते हैं। तो ये 2400 का जो सेल है ये कितने दिन का है? तो ये जो बजट बना है ये कितने समय का बना है? देखो 4-5 days वीक इन द बजटेड पीरियड। तो बजटेड पीरियड जो है, जिस पीरियड के लिए ये बजट बना है, जैसे मंथली हो सकता है, वीकली हो सकता है, तो यहाँ पर दिया है 4-5 days वीक। तो 4-5 days वीक का मतलब अभी मैंने समझाया कि एक हफ्ते में 5 दिन और 4 हफ्ते में कितना दिन, ठीक है। तो यहाँ पर कहाँ लिखें ये चीज? इसके ऊपर लिख देते हैं, ये क्वेश्चन का नंबर को आगे करके यहाँ लिख देते हैं नंबर ऑफ डेज इन बजटेड पीरियड। तो 4 वीक
इंटू 5 days पर वीक। तो एक हफ्ते में 5 दिन और 4 हफ्ते का 20 days का ये बजट बना हुआ है। इसका मतलब ये जो सेल टारगेट डिसाइडेड है ये 20 days के लिए है, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालेंगे, तो 20 days का अगर सेल 2400 होता है, ठीक है, तो ये जो है 4 days का सेल कितना होगा, तो ये मेरा हो जाएगा पी का क्लोजिंग स्टॉक। और 3600 अगेन अगर मेरा 20, यहाँ एक ऐसे लाइन लगा देते, 20 days का सेल है, तो फिर ये जो 5 days का सेल है ये कितना आएगा, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा, ठीक है। डेज। 400 আচ্ছা, কত প্রথমেরটা? 480 480 আর এটা 900 900, ठीक है सर। अच्छा, अब लेस कर देंगे ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक हम लोग को गिवन है, बस देख देख के लिख देना है और कुछ नहीं। तो ओपनिंग स्टॉक है 400 और 200, 400 और 200, तो कितना आ जाएगा प्रोडक्शन। तो 480 और 400 में एडजस्ट करने से +80 हो रहा है, तो 2480 हो जाएगा। और ये वाला हो गया 900 और 200, मतलब 700, 700 और 3600, তাহলে 600 হলে 1200 হয়ে যাচ্ছে, তাহলে 700 হলে 1300, 4300, 4300 हो रहा है, ठीक है, 4300। गुड आफ्टरनून अभिजीत। गुड आफ्टरनून मैम। तो ये हो गया मेरा 4300। चलो प्रोडक्शन पता चल गया। जैसे ही प्रोडक्शन पता चला, अब हम लोग एक एक करके बजट फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग को बोला है मटेरियल परचेज बजट निकालने के लिए। मटेरियल परचेज बजट कैसे निकालेंगे, दो मटेरियल है, मटेरियल एक्स और मटेरियल वाई। तो कितना परचेज करेंगे, पहला बात है कि जितना प्रोडक्शन करेंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं प्रोडक्ट ए के लिए मटेरियल रिक्वायर्ड कितना है, मटेरियल रिक्वायर्ड, ठीक है। प्रोडक्ट ए के लिए कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर दिया हुआ था कितना कितना लगता है। प्रोडक्ट ए के लिए मटेरियल एक्स लगता है, एक यूनिट के लिए 5 kg, ठीक है। तो प्रोडक्ट ए कितना यूनिट बनेगा, 2480 यूनिट। तो 2480 यूनिट के लिए एक यूनिट के लिए 5 kg, तो 2480 यूनिट के लिए ये 5 kg पर यूनिट के हिसाब से जितना होगा उतना। और y कितना लगेगा प्रोडक्ट ए के लिए, ये 4, ठीक है। तो फिर 2480 यूनिट इंटू 4 पर kg करके, 4 kg पर यूनिट करके। तो कितना आ जाएगा, 12,400 12,400, 17,200 9,920 হচ্ছে না, 2480 ইন্টু 4, right 9, ওটাই বললে 9 কি 9920, তাই তো? yes ma'am ठीक है सर। तो इसके बाद प्रोडक्ट बी का चेक करो। प्रोडक्ट बी का 3 और 6, ठीक है। तो प्रोडक्ट बी बनेगा 4300 यूनिट इंटू
3 kg पर यूनिट करके, और प्रोडक्ट बी का जो वाई है वो लगता है 6 kg पर यूनिट। हाँ, 4300 यूनिट कितना होगा? 12,900। ये वाला 12,900 और ये वाला 25,800। 25,800। ठीक है, तो ये आ गया। अब देखो ये जब हम लोग लिख रहे हैं ना कॉलम, तो एक चीज ध्यान दो, हम लोग क्या निकाल रहे हैं, मेटेरियल एक्स कितना खरीदना है। तो मेटेरियल एक्स ए और बी दोनों में यूज होता है, तो ऐसे करके कॉलम में लिखना है ना। एक्स के नीचे एक्स का डेटा, वाई के नीचे वाई का डेटा, और एक्स रिक्वायर्ड फॉर ए, एक्स रिक्वायर्ड फॉर बी, और वाई रिक्वायर्ड फॉर ए, वाई रिक्वायर्ड फॉर बी। तो वो चीज ध्यान में रखना है कि कैसे लिखने से मेरा जो है कॉलम मेंटेन होगा। ठीक है, तो अगर मुझे इतना प्रोडक्शन करना है तो इतना इतना रॉ मटेरियल तो खरीदना पड़ेगा, क्योंकि बीच में कैलकुलेशन है ना। तो इसको एक बार टोटल कर लेते हैं, ये बीच में लिखा हुआ है ना, इस वजह से इसको टोटल कर लेते हैं। नहीं तो नहीं करके एक बार में करने से भी होता, क्योंकि बीच में ये लिखा हुआ है तो हम कर ले रहे हैं ताकि मुझे कैलकुलेशन करने में आसानी हो। तो एक बार टोटल लगाओ तो कितना होता है, 0, 9 और 4 कितना हो जाएगा, 10 होने से 14, 3, 5 और 2, और उधर वाला 35,720। 35,720। ठीक है, तो ये हो गया इतना। अच्छा, अब अगर हमें कुछ क्लोजिंग स्टॉक में मटेरियल रखना है तो वो भी खरीदना पड़ेगा, कि हम लोग 10 डेज कंजम्पशन और 6 डेज कंजम्पशन रखना चाहते हैं। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक, तो बोलो कैसे निकालेंगे 10 डेज कंजम्पशन, कैसे निकलेगा? जैसे ये 25,300 का कंजम्पशन कितने दिन का है, ये तो बजटेड पीरियड का है, क्योंकि ये प्रोडक्शन तो बजटेड प्रोडक्शन यूनिट जो है 24804300, ये तो बजटेड पीरियड का प्रोडक्शन है। बजटेड पीरियड कितने समय का है, 20 डेज का है। तो ये कंजम्पशन मतलब इतना मटेरियल कब कंज्यूम हो जाएगा, कितने दिन में कंज्यूम हो जाएगा? 20 days। तो फिर ये 20 डेज का है, तो मुझे क्लोजिंग स्टॉक निकालना है कितने दिन का कंजम्पशन का, 10 दिन का। तो कैसे करके निकालेंगे, डिवाइडेड बाई 20 करने से पर डे का कंजम्पशन निकलेगा, इंटू 10 डेज करने से 10 डेज का कंजम्पशन का निकल जाएगा। तो फिर कितना हो जाएगा? 12,650। सेम तरीके से ये वाला, इधर वाला 35,720 कंजम्पशन है 20 डेज का, और 6 डेज का कंजम्पशन 10,716। 10,716 हो गया। ठीक है, और लेस कर देंगे ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक में जितना है उतना हमें और परचेज नहीं करना पड़ेगा, उतना कम करने से होगा, तो माइनस हो जाएगा। तो 1000 और 500, 1000 और ये हो गया मेरा 500। अब ये टोटल लगाने से आ जाएगा क्वांटिटी टू बी परचेस्ड, कितना हमें खरीदना पड़ेगा, क्वांटिटी टू बी परचेस्ड। ठीक है, तो ये 1000 माइनस होने से 11,650, 11,650 प्लस 25,300, तो कितना हो जाएगा, 0, 5, 6 और 3, 9, 5 प्लस 1 6, 2 प्लस 1 3, 36,950। और ये वाला 45,936। 45936। ठीक है, तो ये हो गया क्वांटिटी टू बी परचेज। लेकिन हम लोग को सिर्फ क्वांटिटी में नहीं, हमें जो है रुपीज में भी निकालने बोला है। तो क्वेश्चन में बोल दिया था कि मटेरियल का कॉस्ट क्या है, मटेरियल का कॉस्ट जो है वो है 4 और 6 रुपीज पर केजी करके। तो यहाँ पर लिखते हैं रेट पर केजी ऑफ मटेरियल एट द रेट ऑफ 4 एट द रेट ऑफ 6। तो कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, तो मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 36,950 इंटू 4, 45,936 इंटू 6, तो कितना आएगा? 1,47,800। 1,47,800 रुपीज में आ जा रहा है। और ये वाला
6636 2,75,616. 275,616 ठीक है। अच्छा, एक बजट तो हो गया। अभी इसमें दूसरा हमें निकालने के लिए बोला है और एक बजट बोला है। देखो, वेजेस बजट, ठीक है, तो वेजेस बजट भी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर करते हैं कैलकुलेशन ऑफ वेजेस बजट। तो वेजेस बजट में क्या निकालते हैं? लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये सब का थ्योरी लिखा भी था। वेजेस बजट का मतलब लेबर को कितना पेमेंट करना है, ठीक है, तो कितना पेमेंट करेंगे, क्योंकि आवरली है इनका वेज रेट, तो आवरली हिसाब से पेमेंट करेंगे। एक ओवर टाइम बोला है तो ओवर टाइम भी देना पड़ेगा, ठीक है। अगर ओवर टाइम के लिए ये लोग एप्लीकेबल हो रहे हैं तो प्रोडक्ट ए को बनाने में कितना समय लगा और प्रोडक्ट बी को बनाने में कितना समय लगा, ठीक है, क्योंकि समय के ऊपर ही तो डिपेंड करेगा कि पर वेज रेट पर आवर के हिसाब से कितना देना है। तो सबसे पहला बात है कितना प्रोडक्शन करना है इनको, तो यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड। तो प्रोड्यूस तो इनको करना पड़ेगा 24804300, 24804300 यूनिट्स। अब ये बनाने में इनको कितना समय लगेगा, ठीक है। अब देखो टाइम क्या अलाउ किया गया है। यहाँ पर एक स्टैंडर्ड टाइम बोला है। ये देखो, एक यूनिट बनाने में 3 घंटा और 5 घंटा लगता है। प्रोडक्ट ए को 3 घंटा, प्रोडक्ट बी को 5 घंटा। तो यहाँ पर लिखते हैं स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड पर यूनिट 3 और 5। एक यूनिट बनाने में 3 घंटा और 5 घंटा लगता है, 3 और 5, ठीक है। तो फिर 2480 यूनिट बनाने में कितना स्टैंडर्ड आवर लगेगा, तो टोटल स्टैंडर्ड आवर्स नीडेड, कितना समय लगेगा। अगर एक यूनिट बनाने में 3 घंटा लगता है तो 2480 यूनिट बनाने में कितना समय लगेगा, ज्यादा लगेगा। 2480 यूनिट इंटू 3 करने से पता चलेगा, 3 आवर्स पर यूनिट। और इधर करेंगे 4300 यूनिट इंटू 5 आवर्स पर यूनिट। कितना हो? 744. 744 आवर्स, ठीक है, ये आवर्स आ रहा है। और ये वाला 21,500. 21,500 आवर्स लगना चाहिए स्टैंडर्ड के हिसाब से, ठीक है। लेकिन इनका प्रोडक्शन स्पीड क्या था, उसके लिए हमें एक रेशियो दिया था। देखो, द टारगेट प्रोडक्टिविटी रेशियो, मतलब इनका जो प्रोडक्शन करने का जो रेशियो है, मतलब एफिशिएंसी, ये लोग कैसे प्रोडक्शन करते हैं, फॉर द प्रोडक्टिव आवर्स वर्कड बाय द डायरेक्ट वर्कर इज एक्चुअली इन एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट इज 80%। मतलब इनका एफिशिएंसी लेवल 80% है। मतलब जो काम ये लोग कर रहे हैं, मतलब इसको कैसे हम बताएं, 80% का मतलब 80/100 हो गया। मतलब 100% काम करने में अगर 100% मतलब समझाते हैं। देखो, यहाँ पर बोल रहा है कि इनका जो एफिशिएंसी रेशियो है वो 80% है, इतना समझो। एफिशिएंसी रेशियो 80%। एफिशिएंसी रेशियो का मतलब, अगर देखो जितना, जैसे तुम लोग को 3 घंटा दिया जाता है 100 मार्क्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, अगर 3 घंटे में ही करते हो तो ज्यादा भी एफिशिएंट नहीं हो, कम भी नहीं हो, ठीक ठाक हो, ठीक है, मतलब समय पे काम कर रहे हो। अगर ये 100 मार्क्स का पेपर सॉल्व करने में तुम लोग को 4 घंटा लग जाता है तो तुम लोग लेस एफिशिएंट हो, ठीक है। और अगर मान लो 2 घंटे में कर दिया, एक बात कर रहे हैं 2 घंटे में कर दिया तो ज्यादा इफिशियंट हो, ठीक है। तो अगर इसका मतलब क्या है 100% एफिशिएंट, इसका मतलब क्या है मोर देन 100% होगा, क्योंकि देखो जो काम 3 घंटे में करना था वो 2 घंटे में कर दिया, तो कितना एफिशिएंट हो, एक्स्ट्रा हो, 100% प्लस 100% हो। अब कितना 100% से कितना ज्यादा, वो कैसे निकालेंगे, तो देखो 2 घंटे में 3 घंटे में होता है 100 मार्क्स का सोल्यूशन, ठीक है।
तो फिर 2 घंटे में कितना होना चाहिए, मतलब या फिर ऐसे निकाल सकते हैं ना कि 3 घंटे का काम 2 घंटे में कर दिया तो 1 घंटा ज्यादा इफिशियंट हो गए। ठीक है, 1 घंटा ज्यादा मतलब 110% होगा क्या? कैसे निकालेंगे ये? 3/2 × 100 करने से आ जाएगा 1.5, मतलब 15% ऐसा आ रहा है शायद। हाँ वही तो आएगा, ज्यादा एफिशिएंट है तो 3/2 × 100, तो 1.5 × 100 कितना होता है? 1.5 × 100 होने रो ना कि 15 150। 150 होता है, 150%। तो 2 घंटे में 150% करने से कितना होगा? 2 × 150% कितना होता है? 3 आवर्स होता है। हाँ हाँ। 2 × 150% कर लो, 3 आवर्स हो जाएगा। मतलब कितना एक्स्ट्रा कितना परसेंट एफिशिएंट हो? 50%, क्योंकि 100% का मतलब 2 घंटे में करने का मतलब है कि जो काम बाकी लोगों को करने में जितना समय लगता है हम लोग उससे जल्दी कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है 80%, 80% है एफिशिएंसी लेवल, मतलब लेस एफिशिएंट है जो काम करने में। मतलब अगर पूरा काम करना होता तो कितना समय लग जाता इनको, मतलब जो भी काम किया है उससे वो 80% एफिशिएंट है। ठीक है, तो अगर पूरा काम पूरा कंप्लीट काम करना होता एफिशिएंसी के साथ तो कितना समय लगता, मतलब ये क्योंकि लेस एफिशिएंट है तो इनके हिसाब से कितना समय लगता? मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, देखो कि ये जो 7440 टाइम चाहिए इतना प्रोडक्शन करने के लिए, अगर ये लोग बस 80% एफिशिएंट है, पहले मुझे एक चीज का आंसर दो, क्या ये इतने समय में इतना प्रोडक्शन कर लिए होंगे या नहीं कर पाए होंगे? नहीं कर पाए। कैसे करेंगे, क्योंकि वो 80% जो है एफिशिएंट है, नहीं कर पाए होंगे तो उनको ज्यादा समय लगेगा कि कम लगेगा? बोलो, इतना प्रोडक्शन करने में इससे ज्यादा समय लगेगा कि कम लगेगा? ज्यादा लगेगा। ज्यादा लगेगा, तो 7440 से ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो मुझे एक चीज बोलो कि इनका जो प्रोडक्टिव आवर्स है वो फिर कितना हो जाएगा, क्योंकि इनका प्रोडक्टिव आवर्स कितना होगा, मतलब 7440 के जगह कितना होगा अगर वो 80% एफिशिएंट है तो? देखो 7440 में 100% काम हो जाएगा, बट ये लोग 100 के जगह कितना परसेंट काम करेंगे? 80%। 80%। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं ना कि 7440 आवर्स अगर काम कर रहे हैं और प्रोडक्टिव उनका जो एफिशिएंसी वो अगर 80% है तो 2480 का प्रोडक्शन करने में इनको कितना समय लग जाएगा। तो हम लोग ऐसे करके निकाल सकते हैं कि 7440 आवर्स, ठीक है, 7440 आवर्स अगर लग रहा है, ठीक है, तो कितना काम होगा? 80% ही होगा। बोलो, 7440 में 100% तो काम होगा नहीं, कितना परसेंट काम होगा? 80%। 80%। ठीक है, इतना समय में 100% होना चाहिए, क्योंकि ये लोग लेस एफिशिएंट है तो ये लोग कितना परसेंट काम करेंगे? जो पूरा समय लगना चाहिए उसमें 80% ही करेंगे। जैसे अगर कोई लेस एफिशिएंट है तो मान लो वो कोई 80% एफिशिएंट है तो वो 3 घंटे में पूरा क्वेश्चन थोड़ी ना करेगा, वो 3 घंटे में 80% क्वेश्चन करेगा, जबकि 3 घंटे में 100% क्वेश्चन हो जाना चाहिए जो सिस्टम है उसके हिसाब से। तो अगर कोई 80% ही एफिशिएंट है तो इसका मतलब वो 3 घंटे में 80% काम करेगा, तो इसका मतलब इतने घंटे में 80% ही काम होगा। ठीक है, तो 100% काम कंप्लीट करने के लिए इन इस तरीके के लेस एफिशिएंट वर्कर लोगों को कितना समय लगेगा? यूनिटरी 9 मेथड। हाँ बोलो, ठीक बोलছিলে। 9300। हाँ 9300 आवर्स लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं प्रोडक्टिव आवर्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन। 7440 आवर्स डिवाइडेड बाई 80% इंटू 100% कर सकते हैं, और अगर नहीं भी करोगे तो भी सेम आंसर आएगा। तो ऐसे करने पे कितना आ रहा है? 9300 आ जाएगा। मतलब
जो काम 7440 आवर्स में होना चाहिए था, क्योंकि ये लोग इतने एफिशिएंट नहीं है। कितना एफिशिएंट है? 80% ही काम कर सकते हैं पूरा टाइम देने के बाद भी। मतलब किसी को 3 घंटा भी दोगे तो वो 80% ही सॉल्व करके देगा, अगर उसका एफिशिएंसी 80% है। ठीक है, तो वैसे ही हो गया। और इधर वाला कितना हो जाएगा? अगर 21500 आवर्स प्रोवाइड होता है तो उस पर वो लोग 80% काम ही करेंगे, तो 100% काम को 20 करने में। हाँ बोलो। 20 26,875 26,875 आवर्स लग जाएगा इनको। तो ऑब्वियसली ज्यादा लगेगा क्योंकि एफिशिएंसी कम है ना, तो ये देखो ज्यादा, ये देखो ज्यादा। ठीक है, ज्यादा होगा। अच्छा, अब हम लोग को बोला था कि इनका कुछ नॉन प्रोडक्टिव आवर्स भी होगा। वो तो होगा ही। देखो, कोई भी वर्कर काम करेगा तो ऐसा थोड़ी है कि वो आया, काम किया और चला गया, काम ही काम किया। तो थोड़ा बहुत तो नॉन प्रोडक्टिव आवर्स होता ही है, जैसे कि थोड़ा रेस्टिंग टाइम होता है, टिफिन टाइम होता है। तो ये सब तो होगा, नॉर्मल बात है। कुछ मशीन सेटअप होता है। तो नॉन प्रोडक्टिव टाइम जो है वो बजटेड किया गया है, मतलब एस्टिमेशन के हिसाब से 20% ऑफ प्रोडक्टिव आवर्स है। तो इसका मतलब देखो, उनको ये समय तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, ये समय तो लगेगा ही लगेगा, प्लस उसके साथ जो नॉन प्रोडक्टिव आवर्स है वो भी लगेगा। जैसे अगर तुम लोग का वो क्वेश्चन का एग्जांपल दे, जैसे आजकल होता है ना, मतलब ये प्रोफेशनल लेवल का बात नहीं कर रहे, ये क्या बोलते हैं उसे, 10th में 12th में होता है ना आजकल, क्या 10 मिनट या 15 मिनट क्वेश्चन पढ़ने के लिए भी एक्स्ट्रा दिया जाता है। ऐसा हमारे समय पे तो नहीं था, बट आजकल ऐसा कुछ होता है, मैंने सुना है। तो ऐसा होता है। तो देखो, अब कोई अगर 100% जो 100 मार्क का क्वेश्चन सॉल्व करेगा तो उसको जितना समय लगेगा प्लस 15 मिनट भी उसे मिलेगा। ठीक है, अब उसको हम नॉन प्रोडक्टिव नहीं बोल रहे हैं वो। तो देखो, कोई काम पे लगा सके तो प्रोडक्टिव ही है कि क्वेश्चन पढ़ने में समय मिला तो फिर क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने में भी आसानी होता है कि भाई मुझे कौन सा लिखना है, कौन सा नहीं लिखना है, जो भी हो। तो बट यहाँ पर नॉन प्रोडक्टिव जो ऐड हो रहा है वही हम बताना चाह रहे हैं। लेकिन वो 15 मिनट में नॉर्मली क्वेश्चन पढ़ने के लिए दिया जाता है। ठीक है, लिखने विखने के लिए तो नहीं दिया जाता है। लिखना अलाउड होता है कि नहीं, आई डोंट नो। लेकिन हम जस्ट इसको कंपेयर करके समझा रहे हैं। तो अगर नॉन प्रोडक्टिव है तो वो टाइम भी ऐड होगा, तब ना पता चलेगा कि वर्कर टोटल कितना समय हमारे साथ रह रहा है, उतना ही हमें पेमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि नॉन प्रोडक्टिव टाइम जो है वो तो नॉर्मल है ना, मतलब अगर एबनॉर्मल कुछ लॉस हो रहा है तो भी तो हमें पेमेंट करना पड़ता है ना, थोड़ी ना। वर्कर, देखो, वर्कर हमारे यहाँ आया, उसने रेस्ट लिया, टिफिन खाया, तो उसका पैसा थोड़ी काट सकते, तब भी नहीं काट सकते। अगर हमारे कोई फॉल्ट के वजह से वर्कर बैठा है, ठीक है, जैसे मशीन ब्रेक डाउन हो गया, तो भी उसका पैसा नहीं काट सकते। पेमेंट तो हमें पूरा करना पड़ता है। ठीक है, तो पेमेंट फाइंड आउट करना है ना, तो नॉन प्रोडक्टिव आवर्स को भी तो ऐड करना पड़ेगा, उसका पेमेंट भी तो उसे मिलेगा। तो नॉन प्रोडक्टिव डाउन टाइम जो कि 20% ऑफ प्रोडक्टिव आवर्स है, तो 20% ऑफ 9300 तो कितना आ जाएगा, और 20% ऑफ 26875 तो कितना आ जाएगा? हम्म 1860 रेट 5375 ठीक है। अब ये दोनों का टोटल करेंगे तो पता चल जाएगा, आवर्स टू बी पेड, कितने घंटे के लिए हमें पेमेंट करना पड़ेगा। तो 9300 प्लस 1860 कितना हो जाएगा? 0611 160। और ये वाला 82,250 32,250। ठीक है, इतना हो जाएगा। अच्छा, अब हम लोग पेमेंट करेंगे तो देखो, हमारा इसका कोई अलग अलग रेट नहीं है, दोनों का रेट हम लोग का सेम है। ठीक है, दोनों का रेट हम लोग का सेम है। तो चलो देखते हैं कितना हो जाएगा यहाँ पर। वेजेस रेट पर आवर 25 रुपए ऐसा कुछ था। हाँ, ये देखो 25, तो ये हो गया 25, ये हो गया 25। तो टोटल वेजेस, टोटल नॉर्मल वेजेस, फिर ओवर टाइम भी चेक करना पड़ेगा। चलो पहले नॉर्मल वेजेस निकाल लेते, कितना हो रहा है, 11,160 इंटू 25 और 32,250 इंटू 25। হুম কত কত আসছে? 2,79,000 और ये वाला 8,08,000
8,06,250. 6,250 8,06,000 माने 806 8,06,250 इतना हो जाएगा। अच्छा, ये तो हो गया नॉर्मल वेजेस। अब ओवर टाइम भी देने का बात हुआ है, बट ओवर टाइम करवाया है कि नहीं इनसे वो चेक करते हैं, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि आवर्स टू बी पेड एट नॉर्मल रेट, ठीक है। नॉर्मल रेट में जितने घंटे के लिए पेमेंट होगा वो कितना है, तो नॉर्मल जितना काम करवाया जाएगा, तो नॉर्मल टाइम का जो स्लॉट है वो कुछ इस तरीके से है। ये देखो, 4 हफ्ते का बजट पीरियड है, 1 हफ्ते में 5 दिन काम करवाया जाता है, ठीक है। और कितने वर्कर हैं वो दिया हुआ था, 180 वर्कर है। तो नॉर्मली जो बजटेड पीरियड डिसाइडेड है उसके हिसाब से 180 वर्कर को कितना घंटा काम करवाया जाएगा। तो ये देखो, 4 हफ्ते का काम होगा और कितना, 40 आवर्स ए वीक। ये देखो, इफ ए वर्कर वर्क्स फॉर मोर देन 40 आवर्स, अच्छा 40 हफ्ते, 1 हफ्ते में 40 घंटा काम होगा, 4 हफ्ते का काम करवाया जाएगा। ये देखो, ये क्या है, 4 वीक वाला बजटेड पीरियड है और 1 हफ्ते में 40 घंटा, 40 आवर्स पर वीक के अकॉर्डिंग 4 हफ्ते में जितना घंटे का काम होगा, ये एक वर्कर का हो गया। मतलब हर एक वर्कर, जितने भी वर्कर है, टोटल 180 वर्कर है, एक एक वर्कर 4 हफ्ता करके काम करेगा, 1 हफ्ते में 40 घंटा काम करेगा, ठीक है, एक वर्कर। तो 4 हफ्ते में कितना काम करेगा, 160 आवर्स। तो 180 वर्कर फिर कितना काम करेंगे इंटू 180, तो नॉर्मली कितना घंटा काम होगा, 160 इंटू 180 कितना हो जाएगा, 28,800. 28,800 आवर्स काम होगा, ठीक है। अच्छा, अब आवर्स टू बी पेड हम लोग का, फिर ये दोनों टोटल करने से इतना ही आना चाहिए, ठीक है। अगर उससे ज्यादा आ रहा है तो फिर ओवर टाइम क्या है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं कितना आ रहा है आवर्स टू बी पेड, आवर्स टू बी पेड एट प्रीमियम, प्रीमियम पे जो पे करना पड़ेगा वो कितना होगा। तो ये देखो, 11,160 प्लस 32,250 आवर्स के लिए हम लोग पे करने वाले हैं, जो कि कितना आ रहा है, 44,410. 44 ना 43, 43,410. 43,410 आवर्स का हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, जबकि नॉर्मली हमें 28,800 आवर्स का पेमेंट करने से ही होता, क्योंकि वो एफिशिएंट कम थे। या फिर ऐसे देखो कि एफिशिएंसी का छोड़ो, यहाँ पर इन्होंने बोल ही दिया था कि अगर कोई वर्कर ओ मतलब 40 घंटे, इफ ए वर्कर वर्क्स फॉर मोर देन 40 आवर्स ए वीक, 1 हफ्ते में 40 घंटे से ज्यादा काम करेगा तो उसे मिल जाएगा ओवर टाइम, ठीक है। तो फिर टोटल वर्कर लोगों ने इतना घंटा काम किया है, जबकि इतना घंटा काम करना चाहिए था नॉर्मली, तो इन्होंने एक्स्ट्रा किया है, ठीक है। ये 40 घंटे वाला काम है, उससे कितना ज्यादा किया है, ये दोनों का टोटल से माइनस करने से ही पता चलेगा। तो बोलो कितना ओवर टाइम हुआ है, वही प्रीमियम हो जाएगा। तो ओवर टाइम कितना निकल के आया, ओवर टाइम आवर्स, ये -28,800, 14,610. तो इतना आवर्स जो है ओवर टाइम हो गया। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में हमें बोला था कि इससे ज्यादा जो भी होगा अमाउंट वही ओवर टाइम माना जाएगा। तो इससे ज्यादा ओवर टाइम हम लोगों ने कैसे पता किया कि इससे ज्यादा जो है, यानी कि जिसको ओवर टाइम बोलते हैं, वो कितना है। तो हम लोगों ने इतना प्लस इतना घंटे का पेमेंट करने का सोचा है, जबकि जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से इतना ही घंटा काम होना चाहिए था, ज्यादा हुआ है तो वो ज्यादा अमाउंट प्रीमियम पे चला जाएगा। तो 14,610 का पेमेंट प्रीमियम होगा। प्रीमियम बोला है 50% प्रीमियम, देखो यहाँ क्वेश्चन में बोला हुआ था 50% प्रीमियम दिया जाएगा,
पेबल, ठीक है। तो 50% प्रीमियम का मतलब जो पेमेंट है उसमें और 50% एक्स्ट्रा दिया जाएगा, तो फिर कितना हो जाएगा? तो ओवर टाइम का पेमेंट हो जाएगा, ओवर टाइम पेमेंट हो जाएगा 14610 आवर्स इंटू 25 प्लस 25 इंटू 50%, तो कितना आ जाएगा? 25 का 50% कितना होता है? 12 पॉइंट समथिंग होता होगा, तो फिर ये 25 प्लस 12 वो ऐड करने से कितना हो जाएगा? 12.5, 12.5। 37.5। ठीक है, तो ₹37.50 पर आवर, तो फिर टोटल कितना हो जाएगा ओवर टाइम? 5,47,875। 875 इतना हो गया, तो टोटल वेजेस टू बी पेड। तो टोटल वेजेस क्या होगा? नॉर्मल प्लस ओवर टाइम, ठीक है। तो नॉर्मल वेजेस कितना आया हम लोग का? 2,79,000 प्लस 8,06,250 प्लस 5,47,875, तो कितना हो जाएगा तीनों का टोटल करने से? $16,33,125। ये तो आंसर मैच नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ओ अच्छा, एक चीज गलत हो जा रहा है। क्या गलत हो जा रहा है पता है? यहाँ पर मैंने 11,160 के हिसाब से कैलकुलेट कर दिया वेज रेट लगा के, बट ये गलत आंसर आ जाएगा। इसका रीजन ये है क्योंकि इसके अंदर ही तो मेरा ओवर टाइम छुपा हुआ है, तो उसको हम सिर्फ 25 से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? और इंडिविजुअली में ओवर टाइम कितना है वो हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि वर्कर लोगों का 40 आवर्स पर वीक के हिसाब से, और एक ही तरीके का वर्कर दोनों प्रोडक्ट बनाता है ना। तो अगर हम इस पे 25 लगाते हैं रेट, तो इसमें गलत ये हो जाएगा कि मेरा कम मतलब डेटा जो है, आंसर जो है वो गलत आएगा, क्योंकि इसी के अंदर मेरा ओवर टाइम और नॉर्मल दोनों है। अब दोनों में अगर हम 25 लगा देंगे तो वो तो गलत आंसर आएगा ही, ठीक है। तो इसीलिए ये थोड़ा सा हटाना पड़ेगा। वेज रेट भले ही मेरा ये इतना हो, लेकिन हम इसे ऐसे नहीं निकाल सकते हैं। तो फिर कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ पर दिखाते हैं, देखो कैसे निकलेगा। यहाँ पर निकाल के दिखाते हैं। नॉर्मल वेजेस टू बी पेड, ये हो जाएगा, ये 28,800 है ना, ये पहले निकालना चाहिए था। क्या करें हम? तुम लोग एक काम करो, उधर पेज में पीछे, मतलब मेरा जो पीछे है पेज में, मतलब उसके बाद भी कर सकते हो, ठीक है। हम इसको थोड़ा ऊपर बना लेते हैं, आवर्स टू बी पेड एट नॉर्मल रेट, तब ठीक रहेगा। ये देखो, 4 वीक इंटू 40 आवर्स पर वीक इंटू 180 वर्कर, तो ये हो गया 28,800 आवर्स। तो नॉर्मल जो वर्किंग आवर्स है वो है इतना, और नॉर्मल वर्किंग आवर्स के लिए पेमेंट कैसे होगा? 25 रुपए करके, ठीक है। तो 28,800 के लिए पेमेंट होगा 25 रुपए करके, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे नॉर्मल वेजेस टू बी पेड, नॉर्मल वेजेस टू बी पेड 28,800 आवर्स एट द रेट ऑफ 25 रुपीज 25 पर आवर करके। कितना आ रहा है? 1,44,000। 1,44,000 না না, ঠিক করে দেখো। 7,20,000 আসার কথা। 7,20,000। 7,20,000 আসছে তো? হ্যাঁ। তো 7,20,000, তো hours to be paid at premium
ये हम दिखा रहे 11,160 प्लस 32,250, ये थोड़ा सा ऊपर लिख रहा है और कुछ नहीं। 28,800, 14,610 आवर्स। ठीक है, अब ये प्रीमियम वाला जो पेमेंट है उसके लिए आवर्स निकाल लिया कि इतने आवर्स का प्रीमियम पेमेंट होगा। अब ठीक है, 7,20,000 ये ऐड हो जाएगा, तो ये हटा के बस कुछ नहीं, इसको 7,20,000 कर देंगे। अब आंसर देखेंगे कितना आ रहा है उसमें, क्योंकि दोनों आवर्स मिक्सड अप है तो सिर्फ 25 के ऊपर तो नहीं लगा सकते हैं, इसी वजह से। ठीक है, और दोनों में बाइफरकेट तो नहीं कर पाएंगे अलग अलग। अगर हमें पता होता कि कौन सा वर्कर कौन से प्रोडक्ट के लिए कितना समय दे रहा है, वो नहीं दिया है, ओवरऑल दोनों प्रोडक्ट के लिए कितना समय है वो दिया हुआ है, तो इसीलिए बाइफरकेट नहीं कर सकते। अब 7,20,000 प्लस 5,47,875, ये दोनों को ऐड करने से कितना हो जाएगा? 12,67,875. 12,67,875 रुपीज। ठीक है, तो ये हो जाएगा टोटल वेजेस टू बी पेड। अच्छा, 8th नंबर का हो गया। अच्छा, अब हम लोग को अब देखो हम लोग को पढ़ना है बजटेड रेशियो। ये वाला, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन सीखना पड़ेगा। इलास्ट्रेशन 7। ठीक है, बजटेड रेशियो। तो पहले बजटेड रेशियो क्या है वो पहले देख लेते हैं। हेडिंग करो बजटेड रेशियो बोल के। बजटेड रेशियो, तो रेशियो का मतलब क्या होता है कि कंपैरिजन, जैसे x डिवाइडेड बाई y, तो ये इसको हम लोग x इज टू वाई ऐसे करके लिख सकते हैं, तो ये हम लोग का क्या हो जाता है? रेशियो हो जाता है। ठीक है, तो रेशियो देखो कंपैरिजन होता है और सेम यूनिट पे ही कंपैरिजन पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या रेशियो से क्या फाइंड आउट करेंगे, क्या कंपेयर करेंगे? हम लोग को ये कंपेयर करना है कि हमारा एक्टिविटी, ठीक है, या फिर बिजनेस का ऑपरेशन, ऑपरेशन ऑफ बिजनेस कैसा है वो फाइंड आउट कर, मतलब वो समझने के लिए हमें ये रेशियो हेल्प करेगा। जैसे तुम लोग कभी जैसे इफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में रेशियो बोल के एक चैप्टर होता है, वहां जब पढ़ोगे तब देखोगे, या फिर 12 में पढ़ा होगा, जैसे करेंट रेशियो होता है, डेब्ट इक्विटी रेशियो होता है। तो इससे हम लोग क्या समझ सकते हैं कि कंपनी का करेंट एसेट और करेंट लाइबिलिटी का रेशियो क्या है, तो जो जो भी निकला हो उसका एक स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, जैसे कि करेंट रेशियो का स्टैंडर्ड होता है 2:1, तो इसका मतलब जब लाइबिलिटी 1 टाइम है तो एसेट 2 टाइम्स हो तो ये अच्छा माना जाता है, तो ये स्टैंडर्ड है। इससे कम हुआ तो हम लोग बोलेंगे खराब, मतलब जैसे लाइबिलिटी ज्यादा हो गया एसेट कम हो गया। ठीक है, तो इस तरीके का जो चीज होता है, इससे हम लोग क्या समझ सकते हैं कि कंपनी कितना हेल्दी है। अगर वो रेशियोज का जो स्टैंडर्ड है उसे मैचअप कर जाती है तो हेल्दी है, अगर नहीं करती है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है, या तो उसका लाइबिलिटी ज्यादा है, जो भी एनालिसिस करके हमें मिलेगा। तो वैसे ही यहाँ पर ये रेशियोज हमें ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस का क्या सिचुएशन है वो हमें समझाएगा। ठीक है, अच्छा देखो, यहाँ पर हमें रेशियो को समझने के लिए पहले हम लोग एक एग्जाम्पल से इसको समझने का कोशिश करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है बोल सकते हो। ये जितने भी रेशियोज है उतने आसानी से जो है याद नहीं होता है, लेकिन हम यहाँ पर एक टेबल बना के देंगे जिससे तुम लोग इजीली समझ सकते हो। ठीक है, जैसे कि अ, ऐसे मान लो कि हम लोग यहाँ पर टेबल में 4 चीज लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे मैक्सिमम आवर्स, बजटेड आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट और एक्चुअल आवर्स। ठीक है, अब इसको एक स्टोरी से समझेंगे तो याद हो जाएगा। जैसे
ऐसा है कि एक क्वेश्चन करने में तुम लोग को 1 घंटा लगता है, ठीक है। अब मान लो कि तुम लोग अपने पढ़ाई का एक पैटर्न बना रहे हो, जैसे तुम लोगों को पता है कि तुम लोग 10 घंटा पढ़ सकते हो, ठीक है, 10 घंटा पढ़ सकते हो। तो एक क्वेश्चन करने में अगर 1 घंटा लगता है तो 10 घंटे में कितना क्वेश्चन कर लोगे? तो ऑब्वियसली 10 क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। अच्छा, अब ये तो है मैक्सिमम कि 10 घंटा हम पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने अपना टारगेट फिक्स किया कि हम 8 घंटा पढ़ेंगे, ठीक है। टारगेट ये फिक्स किया कि मेरा कैपेबिलिटी तो 10 घंटा पढ़ने का है, हम मैक्सिमम 10 घंटा पढ़ लेते हैं, लेकिन हम अभी 8 घंटा पढ़ेंगे ये सोच रहे हैं, ठीक है। तो 8 घंटा पढ़ने का मतलब हो गया कि हम 8 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये सोच रहे हैं, ठीक है। 8 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये सोच रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में मैंने 4 घंटा पढ़ा, सचमुच का मैंने 4 घंटा पढ़ा और मैंने 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ठीक है। मैंने 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब मुझे एक चीज बोलो कि ये स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट में फिर मुझे क्या लिखना चाहिए? मतलब एक्चुअल आउटपुट क्या हुआ है कि मैंने 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना समय लगना चाहिए? 6 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना समय लगना चाहिए? स्टैंडर्ड क्या है? 6 hours. हाँ, 6 आवर्स लगना चाहिए, ठीक है। स्टैंडर्ड ये है कि 1 घंटे में एक क्वेश्चन, ठीक है, तो 6 आवर्स लगना चाहिए। तो ये टेबल जो है हमें याद रखना चाहिए, ठीक है। तो कैसे याद रखोगे? देखो, एक तो हो गया कि हम कोई भी काम कितना कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हम 10 घंटा पढ़ सकते हैं और 10 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो मैंने इसलिए इस तरीके का एक एग्जाम्पल लिया, ठीक है। दूसरा बात है कि मैंने क्या अपना जो टारगेट है वो उतना ही बनाया कि हम 10 घंटा पढ़ सकते हैं तो हम 10 घंटा ही पढ़ेंगे, इसके हिसाब से मैंने मेरा शेड्यूल बनाया? नहीं, मैंने 8 घंटा पढ़ने का शेड्यूल बनाया और सचमुच का तो मैंने 4 घंटा ही पढ़ा, ठीक है। अब 4 घंटे में मैंने जो आउटपुट किया, तो मेरा जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से मेरा आउटपुट कितना होना चाहिए था? तो मैंने 4 घंटे में 6 क्वेश्चन सॉल्व किए, जबकि 6 क्वेश्चन सॉल्व करने में मुझे 4 घंटा लगना चाहिए था, ठीक है। अब हम लोग कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे एक एक करके। तो अगर हम लोग इसके साथ इसका कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, ये वाला, ये दोनों का कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या पता चलेगा? एफिशिएंसी। क्योंकि देखो ना, 6 क्वेश्चन करने में 6 घंटा, 6 क्वेश्चन करने में 4 घंटा, तो ये तो स्टैंडर्ड है, लेकिन जो प्रैक्टिकली हुआ है वो तो ये हुआ है कि 6 घंटे में 4 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अगर 6 घंटे, सॉरी, 6 घंटे में 4 बोलो, उल्टा, 4 घंटे में 6 क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो बोलो हम लोग एफिशिएंट है कि नहीं है? मतलब Efficient. एफिशिएंट है, ठीक है। कितना एफिशिएंट है बोलो? सही है, एफिशिएंट है। एफिशिएंसी रेशियो निकालेंगे, मतलब कितना एफिशिएंट हो, कैसे निकालोगे? देखो, जहां 1 घंटे में एक क्वेश्चन सॉल्व होने वाला था, 4 घंटे में 6 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो हम लोग कितना एफिशिएंट है, क्या बोल सकते हो कितना एफिशिएंट है परसेंटेज में? 150%. 150%, सही बात है, ठीक है। 150%, हम लोग 150 घंटा एफिशिएंट, 150% एफिशिएंट हो गए, ठीक है। तो वो कैसे निकाला गया? 150 आवर्स, वही फॉर्मूला लगाना। मतलब देखो, मुझे क्या चेक करना है कि मेरा ये हुआ कि 6 घंटे का काम मैंने 4 घंटे में कर दिया, इसी से तो हम एफिशिएंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मुझे, मेरे दिमाग में पहले ये चलना चाहिए कि हम एफिशिएंट है कि नहीं है। हाँ, हम एफिशिएंट है, तो मेरा आंसर 100% से ज्यादा आना चाहिए, ठीक है। तो 100% से ज्यादा आने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 6/4 या 4/6? क्योंकि मुझे तो आवर्स में ही चेक करना है ना, आवर्स, क्योंकि आवर्स के हिसाब से तो एफिशिएंसी निकलेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन के हिसाब से तो नहीं निकलेगा। अब सिचुएशन देख के पता चला है कि हम लोग ज्यादा एफिशिएंट है, तो ज्यादा एफिशिएंट मतलब आंसर मेरा मोर देन 100% होना चाहिए। तो 6/4 लिखोगे तो मोर देन 100% होगा, या 4/6 लिखोगे तो होगा? 6/4. तो 6/4 लिखेंगे तो उस इंटू 100, तो उसके हिसाब से फॉर्मूला क्या बन गया? 6 का मतलब क्या है? 6 का मतलब है स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, तो लिखो। और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 4 का मतलब एक्चुअल आवर्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग समझ के कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग अगर कंपेयर करते हैं इसके साथ,
इसका, ठीक है। तो हम लोग का क्या रेशियो निकल के आएगा, तो देखो हम लोगों ने टारगेट फिक्स किया था कितना, 8 घंटा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग स्टैंडर्ड के हिसाब से भी चलते तो हम लोग 6 घंटा ही काम करते। सोच के देखो, वैसे तो हम लोगों ने 4 घंटा पढ़ा है, वो बात अलग है, लेकिन जब हम बजट के साथ स्टैंडर्ड का कंपेयर करें, इसका मतलब क्या है, मेरा प्लान था 8 घंटे का पढ़ने का, लेकिन अगर हम स्टैंडर्ड के हिसाब से भी चलते हैं तो 6 क्वेश्चन सॉल्व किया, क्योंकि प्रैक्टिकली तो अगर मैंने एफिशिएंसी नहीं भी दिखाया होता तो हम ज्यादा से ज्यादा 6 घंटा ही पढ़ते 6 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्योंकि मैंने 8 क्वेश्चन तो सॉल्व किया नहीं, मैंने 8 क्वेश्चन सोचा था बट किया है 6 क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो ये जो कंपैरिजन है ये बताएगा मेरा एक्टिविटी कि हम कितने एक्टिव है, ठीक है, एक्टिविटी रेशियो बताएगा, ठीक है। तो अब मुझे एक चीज बोलो कि मेरा टारगेट था 8 क्वेश्चन सॉल्व करने का, मैंने 6 क्वेश्चन सॉल्व किया है, ठीक है। तो क्या हम एक्टिव है, ज्यादा है कि कम है, मतलब मेरा एक्टिविटी क्या है, मोर देन 100% है कि लेस देन 100% है कि 100% है। मेरा टारगेट था 8 क्वेश्चन सॉल्व करने का, मैंने 6 क्वेश्चन ही सॉल्व किया, तो फिर हम मोर एक्टिव है कि मतलब मोर देन 100% एक्टिव है कि लेस देन 100% एक्टिव है कि 100% एक्टिव है। बोलो। Less than 100%. लेस देन 100%, तो लेस देन 100% है, तो मुझे कंपेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 8 और 6 में कंपेयर करना पड़ेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन से करो या आवर्स से करो एक ही बात है, तो हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चन से करेंगे क्योंकि उसी के हिसाब से कंपेयर कर रहे थे, ठीक है। अगर आवर्स से भी करोगे तो भी सेम आंसर आएगा। तो अगर हम लोग लेस देन 100% है तो 8/6 लिखने से आएगा कि 6/8 लिखने से आएगा, लेस देन 100%। 6/8. तो 6/8 करने से आएगा, तो 6 का मतलब जो है वो लिखो, 8 का मतलब जो है वो लिखो। 6 का मतलब हो गया स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, और ये हो जाएगा बजटेड आवर्स। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट और बजटेड आवर्स, मतलब 6 घंटा 8 घंटा में कंपेयर करोगे तो भी चलेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस में करोगे तो भी चलेगा। चलो आवर्स में ही कर रहे हैं क्योंकि फॉर्मूला ना आवर्स में ही है, तो आवर्स में ही कंपेयर कर रहे हैं। तो इसका आंसर फिर कितना निकल के आ रहा है, 6/8 इंटू 100। 75%. 75% आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, तो क्या कंपेयर करेंगे, तो देखो नेक्स्ट हम लोग कंपेयर करेंगे ये दोनों का, ठीक है, ये दोनों का कंपैरिजन करेंगे। तो मैक्सिमम आवर्स और बजटेड आवर्स का कंपैरिजन, ठीक है। तो मैक्सिमम आवर्स और बजटेड आवर्स, मतलब हम लोगों ने सोचा है 10 घंटा पढ़ेंगे, बट हम लोगों ने अपना बजट सेट किया है 8 घंटा, मतलब हम लोग अपना कैपेसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं कि कैपेसिटी से कितना कम या ज्यादा किया है। तो मेरा कैपेसिटी है 10 घंटे का, बट मैंने 8 घंटे का अपना बजट सेट किया है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशियो। तो बोलो हम लोग कैपेसिटी हमारा मोर देन 100% है कि लेस देन 100% है। Less than 100%. लेस देन 100% होने से क्या लिखना पड़ेगा, 8/10 कि 10/8। 8/10. 8/10, तो 8/10 इंटू 100, तो 8 का मतलब बजटेड आवर्स। मैक्सिमम आवर्स, ठीक है, ये हो गया। तो ये कितना आ रहा है, 80%, इस तरीके से करना पड़ेगा। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग क्या कंपेयर करेंगे, नेक्स्ट हम लोग कंपेयर करेंगे बजटेड आवर्स और एक्चुअल आवर्स का। चलो ये वाला बजटेड कैसे दिखाएं, ऐसे दिखा सकते हैं, बजटेड आवर्स के साथ एक्चुअल आवर्स का कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है, बजटेड आवर्स के साथ एक्चुअल आवर्स का। तो इससे क्या पता चलेगा, देखो कंपैरिजन कैसा है, कंपैरिजन है ये हम लोगों ने टारगेट फिक्स किया है, बजटेड आवर्स मतलब टारगेट कि 8 घंटे में 8 क्वेश्चन करेंगे, जबकि हम लोगों ने 4 घंटे में 6 क्वेश्चन कर दिया। तो हम लोगों ने अपना जो कैपेसिटी है उसे कैसे यूज किया है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअल
नहीं सॉरी, ये वाला थोड़ा सा गलत बता दिया। इसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअल यूसेज ऑफ बजटेड कैपेसिटी रेशियो। ठीक है, एक्चुअल यूसेज ऑफ बजटेड कैपेसिटी रेशियो बोलते हैं। तो देखो कैसे करके निकलेगा, मतलब 8 घंटे में 8 क्वेश्चन किया, जबकि करना था, जबकि 4 घंटे में 6 क्वेश्चन किया। मतलब हम लोगों ने अपना जो बजटेड कैपेसिटी है उसको कैसे यूटिलाइज किया है। ठीक है, तो वो देखेंगे। तो क्या हम लोगों ने कैसे यूटिलाइज किया है, तो देखो हम लोगों का 4 घंटा हम लोगों ने पढ़ा है, जबकि हम लोग 8 घंटा पढ़ सकते थे। तो हमारा जो कैपेसिटी यूसेज है वो अच्छा नहीं है। ठीक है, तो मतलब कम है, लेस देन 100% है, तो 4/8 होगा। 4/8 इंटू 100 यानी कि 50%। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा एक्चुअल आवर्स डिवाइडेड बाई बजटेड आवर्स। बजटेड आवर्स इंटू 100। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा, एफिशिएंसी रेशियो सीखा, एक्टिविटी रेशियो सीखा, स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशियो सीख लिया, एक्चुअल यूसेज ऑफ बजटेड कैपेसिटी रेशियो। अच्छा, और एक रेशियो होगा एक्चुअल कैपेसिटी यूसेज रेशियो, उसमें कंपैरिजन करना पड़ेगा ये दोनों का मैक्सिमम आवर्स के साथ। ये हम कैसे दिखाएं, कुछ अलग कलर से दिखाते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम आवर्स के साथ कंपैरिजन हो जाएगा ये वाला। ठीक है, ये वाला ऐसे कर दिया और ऐसे एरो लगा देते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम आवर्स के साथ एक्चुअल आवर्स का, कि हम लोग मैक्सिमम कितना समय काम कर सकते हैं, हम लोग मैक्सिमम 10 घंटा काम कर सकते हैं, मतलब पढ़ सकते हैं, जबकि हम लोगों ने 4 घंटा ही पढ़ा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्चुअल कैपेसिटी यूसेज रेशियो। ठीक है, तो हम लोगों ने कम पढ़ा, तो आंसर लेस देन 40% आएगा। तो फिर लेस देन 40% आने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, 10/4 या 4/10? ऑब्वियसली 4/10 इंटू 100। तो इसका आंसर हो जाएगा 40%। ठीक है, तो 4 मतलब हो जाएगा एक्चुअल आवर्स और ये हो गया मैक्सिमम आवर्स। ठीक है, तो इस तरीके से समझ के करना पड़ेगा, क्योंकि है ही थोड़ा सा इस तरीके का रेशियो। ठीक है, अच्छा, अब अभी भी एक और रेशियो बाकी है, कैलेंडर रेशियो। बजटेड डेज, एक्चुअल डेज और कैलेंडर रेशियो कैसे निकलेगा। तो जब कैलेंडर रेशियो निकालना होगा तो हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन होगा क्वेश्चन में, बजटेड डेज और एक्चुअल डेज। ठीक है, तो ये डेज होगा, बजटेड डेज। तो हम लोगों ने सोचा था 20 डेज काम करेंगे, बट हम लोगों ने किया 18 डेज काम। तो बोलो हम लोग मोर देन 100% एफिशिएंट है कि लेस देन 100% एफिशिएंट है। 20 डेज की जगह 18 डेज काम किया, तो मोर देन 100% एफिशिएंट है कि लेस देन 100%? Less than 100. तो फिर 18/20 लिखेगा, 20/18 लिखें? 18/20. तो 18/20, तो फिर आंसर क्या आ जाएगा रेशियो का, एक्चुअल डेज बाई बजटेड डेज इंटू 100। ठीक है, अब देखो अगर सोचोगे कि ये 18 है तो ही क्या ये फॉर्मूला से, जैसे मान लो कि अगर हम लोगों ने
सपोज करो कि 25 डेज काम किया होता और बजट सेट हुआ था 20, तो हम लोग मोर देन 100% जो है मतलब एफिशिएंट हो जाते, तब तब हमें कितना लिखना पड़ता, 20/25 या 25/20? अगर ये 18 नहीं होकर 25 होता सपोज, तो फिर हमें क्या कितना लिखना पड़ता? हम लोग अगर 20 दिन की जगह 25 दिन काम कर रहे हैं तो अच्छा बात है ना। तो अगर हम लोग टारगेट से ज्यादा टाइम काम कर रहे हैं तो मोर देन 100% हो जाएगा। तो मोर देन 100% के लिए क्या लिखना पड़ेगा, 20/25 या 25/20? 25/20। तो भी फॉर्मूला देखो वही रह रहा है, एक्चुअल डेज डिवाइडेड बाय बजटेड डेज। तो फिर कंसेप्ट के हिसाब से अगर देखोगे जो बोल रहे हैं, तो फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं आएगा, भले ही मेरा यहाँ पर डेटा 18 के जगह 25 हो जाए। तो ऐसा सोचने का कोई रीजन नहीं है कि अगर ये ज्यादा होता तो क्या, फिर ऐसे समझने से हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, अब ये कितना परसेंट आ रहा है एक बार बता दो। 90%। 90%। ठीक है, तो ये हो गया समझ के हम लोग कैसे चीजों को याद रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसके अलावा अगर हमें और एक तरीके से इसका अगर चार्ट बनाए तो कुछ इस तरीके से बन सकता है। देखो जितना याद रह जाएगा, तो देखो हम यहाँ पर एक बना देते एक चार्ट, देखो कैसे करके होगा। ये तो हो गया समझ के याद रखना, कंट्रोल रेशियोज। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे एक्टिविटी रेशियो। ठीक है, कोशिश करोगे कि इस तरीके से याद हो जाए, कैपेसिटी रेशियो, कैपेसिटी रेशियो और एफिशिएंसी रेशियो। ठीक है, ऐसे ही लिखो। देखो ऐसे सेम ऐसे लिखना है। तो सबसे पहले मैंने कौन सा रेशियो बोला, एक्टिविटी रेशियो, ये वाला। ठीक है, उसके बाद मैंने कौन सा रेशियो बोला, कैपेसिटी रेशियो। ठीक है, ये कैपेसिटी रेशियो जिसका दो पार्ट होगा। कैपेसिटी रेशियो दो तरीका, एक स्टैंडर्ड वाला, एक एक्चुअल यूसेज। ठीक है, वो भी बताएंगे। और एक मैंने बोला एफिशिएंसी रेशियो। तो कैलेंडर को एक बार छोड़ देते हैं क्योंकि वो आसान है, वो तो किसी भी तरीके से याद हो जाएगा। ये जो इतना सारा है ना, ये देखो 1, ये पहले मैंने सिखाया, फिर ये सिखाया 2, ठीक है, फिर ये कंपेयर हुआ तो ये वाला आया, इसको बोल रहे हैं 3। ठीक है, ये 4th नंबर पे सीखा, ये 5th नंबर पे सीखा, जिसमें से कैपेसिटी रेशियो दो है। एक देखो 3rd और 4th, तो दोनों कैपेसिटी पे बेस्ड है, तो दोनों को मिला के मैंने कैपेसिटी लिख दिया। ठीक है, और एक है कैपेसिटी 3 है, ये देखो स्टैंडर्ड कैपेसिटी फॉर स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशियो, एक्चुअल कैपेसिटी यूसेज रेशियो, एक्चुअल यूसेज ऑफ बजटेड कैपेसिटी रेशियो। ये 3 हो गया कैपेसिटी टाइप का, और एक्टिविटी रेशियो और एफिशिएंसी रेशियो। ठीक है, तो मैंने एक्टिविटी, एफिशिएंसी और कैपेसिटी लिखा है। तो कैसे करके लिखा है, जैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, जैसे ABCDEF, तो ए के बाद सी आएगा अल्फाबेटिकली, फिर ई आएगा। ठीक है, तो इसीलिए एक्टिविटी रेशियो, फिर कैपेसिटी रेशियो, फिर एफिशिएंसी रेशियो लिख दिया। ठीक है, अच्छा अब इसमें लिखो S/B × 100, इसमें लिखो A/B × 100, और इसमें लिखो S/A × 100। तो कैसे याद रखोगे, सबसे पहला बात है कि ये 3 नाम तो याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, एक्टिविटी, कैपेसिटी, एफिशिएंसी, ACE, एक्टिविटी कैपेसिटी एफिशिएंसी। ठीक है, अब ऐसे हो जाएगा SAS/BBA। ठीक है, SAS/BBA, फिर इसके बाद तो SAS मतलब ये डिवाइड 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 कर दो, S/B, A/B, S/A। ठीक है, अब मैच करके देखो जो मैंने तुम लोग को ऊपर लिखवाया है उसके साथ। एस एक्टिविटी रेशियो मैंने क्या लिखवाया, एक्टिविटी रेशियो है स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स। ठीक है, कैपेसिटी रेशियो का हम बाद में बताते क्योंकि उसमें 3-4 पॉइंट है। और एफिशिएंसी का देखो, एफिशिएंसी का है स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स। ठीक है, स्टैंडर्ड आवर्स बाय एक्चुअल, स्टैंडर्ड आवर्स बाय बजटेड, तो ये दोनों याद होना आसान है, इस तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब SAS/BBA जैसे मैंने बोला वैसे करके याद रखो। अच्छा इसके बाद हम लोग यहाँ पर कैपेसिटी वाले रेशियो में जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर कैपेसिटी का मतलब कौन सा वाला आ जाएगा, ये वाला 4th नंबर वाला, एक्चुअल यूसेज ऑफ बजटेड कैपेसिटी। ये जो कैपेसिटी रेशियो है ना, इसका मतलब है, यहाँ पर लिख देते हैं, एक्चुअल यूसेज ऑफ
बजटेड कैपेसिटी, ये क्यों दिया नाम वो भी बता देते हैं। देखो एक्चुअल यूसेज ऑफ बजटेड कैपेसिटी, क्योंकि अगर देखोगे तो जो कैपेसिटी रेशियो है उसमें क्या कैसे कंपैरिजन हुआ है, देखो बजटेड आवर्स बाय मैक्सिमम आवर, एक्चुअल आवर्स बाय मैक्सिमम आवर, एक्चुअल आवर्स बाय बजटेड आवर्स। ठीक है, तो एक बार हमारा बजटेड आवर्स और मैक्सिमम आवर्स के बीच का कंपैरिजन है, मैक्सिमम आवर्स और एक्चुअल, एक्चुअल आवर्स और बजटेड आवर्स ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले हम लोग एक्चुअल आवर्स और बजटेड आवर्स का कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है ये थोड़ा सा याद ही रखना पड़ेगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से याद रखेंगे। इसका हम बाइफरकेशन करते हैं तो समझ जाओगे। अब इसका बाइफरकेशन करो, इसका दो है ना कैपेसिटी रेशियो का, तो एक है ए बाई बी बाई, ठीक है। तो ए मतलब क्या है, ये देखो, ये ए का मतलब क्या है, ये तो मैंने पहले ही समझाया, एक्चुअल आवर्स। तो एक है एक्चुअल आवर्स, देखो एक है एक्चुअल आवर्स, और बी का मतलब हो जाएगा बजटेड आवर्स। तो एक्चुअल आवर्स बाय बजटेड आवर्स और एक्चुअल बजटेड आवर्स बाय मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स। ठीक है, ये देखो, ये देखो यहाँ पर मैक्सिमम आवर्स है एक बार, और एक बार भी मैक्सिमम आवर्स है। तो एक बार है बजटेड आवर्स बाय मैक्सिमम, एक है एक्चुअल आवर्स बाय मैक्सिमम। लिखते हैं, समझ जाओगे, रुको पहले लिख देते हैं तो समझ जाओगे। यहाँ पर हो जाएगा मैक्सिमम आवर्स, यहाँ पर हो जाएगा मैक्सिमम आवर्स, क्योंकि ये कॉमन है तो इसीलिए इसको नीचे लिख दिया। ठीक है, ताकि ये टेबल अच्छे से बन जाए। तो इसका मतलब देखो, कैपेसिटी रेशियो एक्चुअल आवर्स बाय बजटेड आवर्स, तो ये कौन सा वाला एक्चुअल आवर्स है, ये कौन सा कैपेसिटी रेशियो है, एक्चुअल यूसेज ऑफ बजटेड कैपेसिटी रेशियो है। और जब हम लोग मैक्सिमम आवर्स और एक्चुअल आवर्स, मैक्सिमम आवर्स और बजटेड आवर्स का कंपैरिजन करेंगे तो हम लोग का कौन सा रेशियो निकल के आएगा, कैपेसिटी वाला, ये आ जाएगा एक्चुअल कैपेसिटी यूसेज रेशियो, एक्चुअल कैपेसिटी यूसेज रेशियो। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड, ये बजटेड है, स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशियो, स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशियो। ठीक है, ये याद रह जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो ए फॉर एक्चुअल आवर्स होता है, तो एक्चुअल कैपेसिटी यूसेज रेशियो। ठीक है, और इधर वाला स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशियो। ठीक है, ये देखो एक्चुअल कैपेसिटी, एक्चुअल यूसेज ऑफ बजटेड कैपेसिटी रेशियो, ये सॉरी एक्चुअल कैपेसिटी यूसेज रेशियो, और एक हो जाएगा हम लोग का स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशियो। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, और यहाँ पर लिख दे कि एस फॉर क्या होता है, देखो एस का मतलब होता है स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, हर जगह पे होगा, फॉर एक्चुअल आउटपुट। ए फॉर हो जाएगा एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल आवर्स। बी फोर हो जाएगा बजटेड आवर्स, बजटेड आवर्स। ठीक है, बी फॉर बजटेड आवर्स हो जाएगा। और कैलेंडर रेशियो तो आसान है, उसका हम और क्या बोले, कैलेंडर रेशियो याद रह जाएगा, उसमें मुझे नहीं लगता है कोई प्रॉब्लम होने वाला है। और एक चीज भी लिख सकते हो कि एक्टिविटी रेशियो कैपेसिटी रेशियो इनटू एफिशिएंसी रेशियो करने से आता है, ये एमसीक्यू में पूछ सकता है। ठीक है, एक्टिविटी रेशियो होता है कैपेसिटी इनटू एफिशिएंसी, ये क्या सही है, बिल्कुल सही है। ये देखो एक्टिविटी रेशियो का मतलब है स्टैंडर्ड आवर्स बाय बजटेड आवर्स, तो मैंने क्या बोला, एक्टिविटी का मतलब कैपेसिटी इनटू एफिशिएंसी होगा, तो कैपेसिटी रेशियो इनटू एफिशिएंसी रेशियो। तो एफिशिएंसी में क्या है, ये देखो एफिशिएंसी का मतलब स्टैंडर्ड आवर बाय एक्चुअल आवर्स। ठीक है, और कैपेसिटी रेशियो का मतलब क्या है, कैपेसिटी रेशियो का मतलब है, मेरे पास तीन कैपेसिटी रेशियो है, तो मेन जो कैपेसिटी रेशियो है उसका होता है एक्चुअल आवर्स बाय बजटेड आवर्स। तो ये देखो एक्चुअल आवर्स बाय बजटेड आवर्स। ठीक है, तो ये देखो एक्चुअल आवर्स कैंसिल आउट, स्टैंडर्ड आवर्स पर बजटेड आवर्स, ये हो गया मेरा
एक्टिविटी रेशियो। तो वही मैंने बोला कि एक्टिविटी रेशियो जो है वो एफिशिएंसी और कैपेसिटी का मल्टीप्लिकेशन करने से आ जाता है। ठीक है, तो ये एमसीक्यू के लिए याद रख सकते हैं, एमसीक्यू में पूछ सकता है ये वाला चीज। तो एक शॉर्टकट भी बता दिया, पहले तो मैंने समझा के ये टेबल पूरा बनाया, फिर एक शॉर्टकट बता दिया कि कैसे याद रख सकते हैं। ठीक है, और एक चीज लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स इक्वल टू मैक्सिमम कैपेसिटी आवर। तो जो मैक्सिमम पॉसिबल आवर है उसी को मैक्सिमम कैपेसिटी आवर्स बोला जाता है, एक ही बात है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, और ये जो बजटेड आवर्स है, बजटेड आवर्स का मतलब है मैक्सिमम पॉसिबल कितने, मतलब इसको हम क्या बोले, बजट कितने आवर्स का हम लोगों ने बनाया है। बजटेड आवर्स मतलब बजट कितने आवर्स का हम लोगों ने बनाया है मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स के हिसाब से। मतलब मेरा 10 घंटा पढ़ने का मैक्सिमम कैपेसिटी है, बट मैंने टारगेट 8 घंटे का फिक्स किया है, उसको बोला जाता है बजटेड आवर्स। ठीक है, तो बजटेड आवर्स का मतलब याद रखो कि मेरा कैपेसिटी क्या है और मैंने उसके हिसाब से अपना टारगेट क्या रखा है। ठीक है, बजटेड आवर्स मतलब हो जाता है मेरा टारगेट आवर, मैंने क्या रखा है, टारगेट आवर्स आउट ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल आवर। मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स के ऊपर डिपेंड करके कितना टारगेट आवर रखा है वो होता है बजटेड आवर्स। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा इस रेशियो को याद करने के लिए, फिर भी अगर हम लोग एटलीस्ट ये टेबल याद रखते तो भी कर पाएंगे कि कंट्रोल रेशियो में क्या हो जाता है। कंट्रोल रेशियो का मतलब एस ए एस बी बी ए। ठीक है, तो एस का मतलब देखो यहाँ पर लिख दिया है स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, बी का मतलब हो जाता है बजटेड आवर्स। ठीक है, ए का मतलब एक्चुअल आवर्स बजटेड आवर्स, एस का मतलब स्टैंडर्ड आवर्स एक्चुअल आवर्स। और कैपेसिटी का दो है, एक है ए बाई मैक्सिमम आवर्स, एक है बी बाई मैक्सिमम आवर्स। ठीक है, तो ए का मतलब एक्चुअल आवर्स, बी का मतलब बजटेड आवर्स, तो आसानी से ही याद हो जाएगा। चलो देखते हैं कि हम लोग ये वाला क्वेश्चन जो इलास्ट्रेशन 7 है ये कर पाते हैं कि नहीं। तो कोशिश करेंगे टेबल के हिसाब से करने का, क्योंकि जल्दी करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो टेबल के हिसाब से चलते हैं कि हम लोग कर पाते हैं कि नहीं। चलो देखो यहाँ पर चेक करते हैं क्या क्या बोल रखा है हम लोग को। बोला है फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल फॉर डी के जी एंड कंपनी स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स। स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स बोला है 8 आवर्स पर डे ऑफ 5 डे पर वीक। एक हफ्ते का 5 दिन काम होता है और एक दिन में 8 घंटा काम होता है, ये हम लोग का हो गया स्टैंडर्ड आवर्स। ठीक है, स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स। फिर यहाँ पर बोला है मैक्सिमम कैपेसिटी है 50 एम्प्लॉय। ठीक है, और एक्चुअल वर्किंग है 40 एम्प्लॉय, तो मैक्सिमम 50 लोग काम कर सकते हैं जबकि एक्चुअली 40 लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब एक्चुअल आवर्स एक्सपेक्टेड टू बी वर्कड पर 4 वीक 6400 आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स एक्सपेक्टेड टू बी अर्नड पर 4 वीक 8000 आवर्स, एक्चुअल आवर्स वर्कड इन 4 वीक पीरियड 6000 आवर्स, और स्टैंडर्ड आवर्स अर्नड इन 4 वीक पीरियड 7000 आवर्स। तो ये सारे चीजों का मतलब क्या है, चलो देखते हैं पढ़ के एक एक बार करके। देखो हमें क्या क्या चाहिए होगा, देखो कंसेप्ट टेबल भी देखो थोड़ा सा समझो, और ये जो चार्ट बनाया शॉर्टकट वो भी समझो। तो हमें ये देखना है कि हम लोग मैक्सिमम कितना काम कर सकते हैं, फिर उसके हिसाब से हम लोगों ने अपना टारगेट क्या फिक्स किया और एक्चुअली हम लोगों ने क्या काम किया, और वही काम अगर स्टैंडर्ड के हिसाब से करते तो हमें कितना समय लगता है। ये चार मेन चीज है। तो सबसे पहले हम लोग ये फाइंड आउट करते हैं, जबकि दिया हुआ है फिर भी हम सिखा रहे हैं, एक बार हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स क्या है, मतलब हम लोग मैक्सिमम कितना समय काम कर सकते हैं। मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स ये हम लोग का क्या है, जिसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स का मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी आवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसको तो ये मैक्सिमम आवर्स बोलेंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स हम लोग का क्या है, तो हम लोग मैक्सिमम कितना समय काम कर सकते हैं। तो देखो मैक्सिमम 50 लोग काम कर सकता है। ठीक है, और जो वर्किंग आवर्स है वो कितना है, बोल रहा है कि स्टैंडर्ड के हिसाब से बोल रखा है 8 आवर्स पर डे ऑफ 5 डे पर वीक। एक हफ्ते में 5 दिन, एक दिन में 8 घंटा। ठीक है, तो देखो और कितने हफ्ते का काम हो रहा है,
यहाँ पर द रिलेटेड पीरियड इज ऑफ 4 वीक, ठीक है। तो हम लोग मैक्सिमम कितना समय काम कर सकते हैं, तो हम लोग एक हफ्ते में 5 दिन काम करते हैं, तो 4 हफ्ते में कितना काम करेंगे? 4 हफ्ते में कितना काम करेंगे? अगर हम लोग एक हफ्ते में 1 वीक में 5 डेज काम करते हैं, तो 4 वीक में कितना डेज काम करेंगे? 20। 20 डेज। और एक पर डे 8 आवर्स करते हैं, तो 20 डेज में कितना आवर्स करेंगे? 160। 8 आवर्स पर डे के हिसाब से 160। अब ये कितना एम्प्लॉय करता है? अभी जो डेटा निकाला ये कितने एम्प्लॉय का निकला? एक एम्प्लॉय का। ये तो एक एम्प्लॉय का हुआ। और मैक्सिमम कितने एम्प्लॉय काम करेंगे? 50। मैक्सिमम कैपेसिटी 50 एम्प्लॉय को काम करवाने का। तो अगर इस तरीके से 50 लोग काम करते हैं 160 घंटे के हिसाब से, तो टोटल कितना घंटा काम हो सकता है? मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स 8000। 160 इंटू 50, 8000 आवर्स। ये ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, ये देखो। मैंने बोला ना दिया हुआ है, बट हम सिखा देते हैं, अगर नहीं दिया होता तो कैसे निकालते। तो ये क्या है? स्टैंडर्ड आवर्स एक्सपेक्टेड टू बी अर्नड पर 4 वीक, ठीक है। 4 वीक के हिसाब से हमारा स्टैंडर्ड आवर क्या है, तो यही हम लोग का मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स भी इतना ही हम लोग का निकल के आया। स्टैंडर्ड आवर्स एक्सपेक्टेड टू बी अर्नड पर 4 वीक, मतलब 4 वीक में स्टैंडर्ड आवर्स कितना होगा? एक्सपेक्टेड है कि 8000 घंटा ही होगा, ठीक है। लेकिन ये हम लोग का मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स भी निकल के आ गया है, ठीक है। तो ये हम लोग का मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स हो गया। अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे? इसके बाद हम लोग निकाल लेते हैं, चलो। अब एक एक करके रेशियो तो मुझे लगता है निकल ही जाएगा अगर हम लोग चार्ट के हिसाब से जाए। तो एक्टिविटी, कैपेसिटी और एफिशिएंसी, तो हम लोग चार्ट के हिसाब से क्या देख रहे हैं? एक्टिविटी ए सी, कैपेसिटी और एफिशिएंसी ए सी, ए सी एस ए एस, बी बी ए। एस फॉर होता है, एस फॉर हो जाता है स्टैंडर्ड आवर, ठीक है। तो स्टैंडर्ड आवर, तो स्टैंडर्ड आवर कितना है? स्टैंडर्ड आवर्स अर्नड इन 4 वीक पीरियड 7000 आवर्स, ठीक है। तो ये हम लोग का कितना हो जाएगा? 7000 आवर्स, ठीक है। और बजटेड कितना है? बजटेड कौन सा है? देखो, अगर टेबल के हिसाब से जाओगे तो एक्चुअल आवर्स वर्कड इन, ये देखो एक्चुअल आवर्स वर्कड इन 4 वीक, तो ये मेरा एक्चुअल आवर्स हो गया, है ना। एक्चुअल आवर्स वर्कड इन 4 वीक, तो ये मेरा एक्चुअल आवर्स हो गया। अच्छा, अब स्टैंडर्ड आवर्स एक्सपेक्टेड टू बी अर्न पर 4 वीक, ये मैंने करके दिखा दिया। ये मेरा हो गया मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स, क्योंकि वो चेक करके मैंने दिखा दिया कि इसका मतलब ही मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स निकल के आया, ठीक है। और एक्चुअल आवर्स एक्सपेक्टेड टू बी वर्कड पर 4 वीक, मतलब एक्चुअली जितना घंटा काम हुआ है वो अगर हम लोग स्टैंडर्ड के हिसाब से चले तो हम लोग का 6400 घंटा काम होगा। और एक बोला है स्टैंडर्ड आवर्स अर्नड इन 4 वीक पीरियड, जो कि है 7000 घंटा। तो देखो ये दोनों में फर्क क्या है? ये तो मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स आ गया, ये मैंने निकाल के दिखा दिया। ये सब में एक्चुअल एक्चुअल लिखा हुआ है, तो ये एक्चुअल आवर्स हो गया। तो मेरा मेन 4 चीज होता है। एक होता है मेरा मैक्सिमम क्या कैपेसिटी है, दूसरा है कि मैंने अपना टारगेट क्या रखा है। जो टारगेट रखा है उसको बोलते हैं बजटेड। तो अब ये दोनों में बजटेड कौन सा है वो फाइंड आउट करना है, और एक हो जाएगा स्टैंडर्ड, ठीक है। तो बजटेड कौन सा है? बजटेड का मतलब मेरा मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स में से मैंने कितना टारगेट फिक्स किया है। तो ये दोनों लैंग्वेज में से कौन सा लैंग्वेज लग रहा है वो वाला, कि मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स में से मैंने अपना टारगेट इतना फिक्स किया है। एक बोल रहा है एक्चुअल आवर्स एक्सपेक्टेड टू बी वर्कड पर 4 वीक। हम लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोग एक्चुअली 6400 घंटा काम करेंगे। और यहाँ पर बोला है स्टैंडर्ड आवर्स अर्नड इन 4 वीक, 4 हफ्ते में हम लोग इतना काम करेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड के हिसाब से इतना काम करेंगे, 4 हफ्ते में हम लोग स्टैंडर्ड के हिसाब से इतना काम करेंगे, और ये हो जाएगा एक्चुअली हम लोग 6400 घंटा काम कर सकते हैं, ऐसा हम लोग सोच रहे हैं। तो इसमें से दो ही चीज हमें फाइंड आउट करना है, एक बजटेड आवर्स और एक हम लोग का हो जाएगा स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो कौन सा क्या होगा?
नहीं तो চেক करके देखो। হ্যাঁ বলো কোনটা হবে, বুঝতে পারছো তো বলো একবার। 400 কেটে গেল কথাটা, আরেকবার বলো। এই 6400টা কি? budgeted hours, हाँ ये सही है, ये बजटेड आवर्स। और ये वाला स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट। ठीक है, और एक तरीके से भी चेक करके देख सकते हैं। जैसे देखो 8 घंटा पर डे ऑफ 5 डेज पर वीक का काम है, तो मतलब एक हफ्ते में 5 दिन का काम। ठीक है, तो 4 हफ्ते में 20 डेज का काम 8 घंटे में। और एक्चुअली हम लोगों ने 40 लोगों को काम पे रखा है, तो इसका टोटल लगाओ तो कितना आता है? 6000 आना चाहिए। नहीं, कितना आ रहा है पहले देखो, कितना आ रहा है, मुझे नहीं पता कितना आएगा। 6000 आएगा क्या? नहीं, 6400 आएगा शायद, देखो। 6400। हाँ, तो ये मैंने क्या निकाला कि एक्चुअली 40 लोगों ने काम किया है। ठीक है, और ये मैंने क्या लगाया, ये स्टैंडर्ड का डेटा लगाया है कि स्टैंडर्ड के हिसाब से हम लोगों ने सोच रखा है कि एक दिन में 8 घंटा और एक हफ्ते में 5 दिन काम करेंगे। ठीक है, तो फिर एक दिन में 8 घंटा और एक हफ्ते में 5 दिन के हिसाब से 4 हफ्ते में जो भी काम होगा, तो अगर हम लोगों ने 40 लोगों को फिर काम पे रखा है तो हमें 6400 घंटे का ही काम मिलेगा। ठीक है, 6400 घंटे का काम मिलेगा। तो ये जो 6400 घंटा है, ये हम लोग का फिर क्या आ गया? बजटेड आवर्स आ गया। ठीक है, और स्टैंडर्ड आवर्स अर्नड इन 4 वीक पीरियड, ये हमें कैलकुलेट करके दे दिया है। ये भी निकल जाएगा, चाहो तो करके देख सकते हो। बाकी आंसर हमारा सही है, ये बजटेड आवर्स है, ये स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट है। चलो अब ये लिख के हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये हो गया स्टैंडर्ड आवर्स फॉर ये स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स। तो बजटेड आवर्स है हम लोग का 6400। ठीक है, इंटू 100। तो बोलो कितना आंसर आ रहा है? 109.375%. 109 .375. अच्छा 9 109। अच्छा 0.375 को इग्नोर कर देते, चलो 109। ठीक है, देख लेते हैं, देखते हैं, एक सेकंड। एक्टिविटी रेशियो 109। अच्छा 0.375 लिया है इन्होंने, चलो ले लेते हैं 0.375%। अच्छा, और एक्चुअल ये बजटेड बजटेड हो गया 6400। और एक्चुअल आवर्स कितना हो जाएगा? 6000, ये तो दिया हुआ ही है। और ये 6000 और स्टैंडर्ड है 7000 इंटू 100। तो बोलो इसका आंसर कितना आएगा और इसका आंसर कितना आएगा? 93.75. 93.75%। और ये वाला 116.67%. 116.67%। ठीक है, तो ये हो गया एफिशिएंसी रेशियो का आंसर। एक आ गया मेरा एक्टिविटी रेशियो का आंसर, और एक आ गया मेरा कैपेसिटी। लेकिन ये मेरा जो कैपेसिटी आया, इसको अब मुझे दो पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, एक हो जाएगा ए बाई मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स, एक हो जाएगा बी बाई मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स। मैक्सिमम आवर्स इंटू 100 इंटू 100। तो ए का मतलब है 6000 और बी का मतलब है 6400। और मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स हम लोगों ने निकाल रखा है 8000। तो कितना आ रहा है? ये तो 80% आ रहा है, और ये वाला 5/8 इंटू एक्स। 75%.
75%, ठीक है। तो अब इस रेशियो का नाम क्या देंगे? तो देखो सारा ही कैपेसिटी रेशियो है, तो ये तो एक्टिविटी रेशियो, ये एफिशिएंसी रेशियो, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और ये जो कैपेसिटी रेशियो है ये मैक्सिमम आवर्स के हिसाब से कंपेयर हो रहा है, एक जो 80% है और एक जो है ये वाला है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशियो, ये याद रखना पड़ेगा, स्टैंडर्ड कैपेसिटी, ये नाम लिखना पड़ेगा ना, यूसेज रेशियो। वैसे क्वेश्चन में हमें बोल दिया है कि क्या क्या निकालना है, ये देखो बोल देगा। एफिशिएंसी एक्टिविटी निकल गया, अच्छा कैलेंडर बाकी है, निकाल लेंगे। ये हो गया स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशियो। और ये और एक जो है इस 75%, इसको हम लोग बोलेंगे एक्चुअल कैपेसिटी यूसेज रेशियो, ठीक है। क्यों? देखो ये याद रह जाएगा, बिकॉज ये ए बाई मैक्सिमम, तो एक्चुअल कैपेसिटी यूसेज कि हम लोगों ने एक्चुअल कितना कैपेसिटी यूटिलाइज किया, और ये हो जाएगा स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशियो, ठीक है। और ये जो इसके अलावा ये जो है इसको हम लोग बोलेंगे एक्चुअल यूसेज ऑफ बजटेड कैपेसिटी, एक्चुअल यूसेज ऑफ, ये देखो एक्चुअल यूसेज ऑफ बजटेड कैपेसिटी। बस ये नाम याद होना चाहिए, बट ऐसे करके हम लोग प्रेजेंटेशन नहीं कर सकते, प्रेजेंटेशन सही तरीके से करना पड़ेगा। तो प्रेजेंटेशन कैसे होगा वो हम बता देते हैं, ये देखो यहाँ पर किया हुआ ना, यहाँ के हिसाब से प्रेजेंटेशन होना चाहिए। मैंने तो वो शॉर्टकट दिखाने के लिए प्रेजेंटेशन मेरा वैसा हो गया है, प्रेजेंटेशन तुम लोग खुद से करोगे। ये देखो कैसे निकाला है ये, पहले यहाँ पर ये मैंने ये हटा दी, चलो यहाँ पर सबसे पहले मैक्सिमम कैपेसिटी इन बजटेड आवर्स जो कि ऑलरेडी गिवन है, इन्होंने भी निकाला है 8000 घंटा। कैसे निकला है ये देखो, 8000 घंटा मैक्सिमम कैपेसिटी इन बजटेड पीरियड बजटेड आवर्स। ये देखो सारा सारा चीज निकाल के दिखाया है कि कैसे करके निकला है। तो यहाँ पर 8000 घंटा मैंने भी दिखाया कैसे निकला है, बजटेड आवर्स मैंने भी दिखाया कैसे करके निकला, ठीक है। एक्चुअल आवर्स 6000 ये गिवन है, देखो जिसपे सिर्फ एक्चुअल और एक्चुअल लिखा हुआ है, एक्चुअल आवर्स वर्कड इन 4 वीक्स 6000 आवर्स, तो ये एक्चुअली हम लोगों ने इतना घंटा काम किया। स्टैंडर्ड आवर्स अर्नड इन 4 वीक, 4 वीक में हम लोग स्टैंडर्ड आवर्स के हिसाब से कितना अर्न कर सकते थे? 7000, ठीक है। तो ये हो गया स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, ठीक है। तो 4 वीक में हम लोग स्टैंडर्ड के हिसाब से 7000 घंटा काम कर सकते थे, जबकि हम लोगों ने 6000 घंटा काम किया, ठीक है। और ये ऊपर वाला जो है ये 8000 जो निकल के आया स्टैंडर्ड आवर्स एक्सपेक्टेड टू बी अर्न, तो ये तो हम लोगों ने चेक किया, ये मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स आ रहा है, ठीक है। और एक है एक्चुअल आवर्स एक्सपेक्टेड, ये एक्सपेक्टेड है टू बी वर्क पर 4 वीक, मतलब 4 वीक में हम लोग एक्चुअली इतना जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतना कर लेंगे, मतलब अपना टारगेट फिक्स कर रहे हैं, तो ये बजटेड आवर्स हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आंसर दिया गया, बट इसमें ये प्रेजेंटेशन जो है थोड़ा अच्छे से करना है, फिर ऐसे करके रेशियो एक एक करके लिखते जाना है। बस प्रेजेंटेशन बोलने से ये बस रेशियो का नाम लिख के ऐसे करके लिखते जाना है। तो देखो ये रेशियो का नाम मुझे नहीं लगता है कोई प्रॉब्लम होगा, याद हो जाएगा, एक्टिविटी कैपेसिटी एफिशिएंसी ASBBA, ठीक है। बाकी आइडेंटिफाई कर लिया क्या क्या डेटा है, आंसर निकल जाएगा, फिर इसका भी निकल जाएगा A बाई मैक्सिमम आवर्स, B बाई मैक्सिमम, A का मतलब एक्चुअल, A का मतलब हो जाएगा एक्चुअल आवर्स और B का मतलब बजटेड आवर्स, आंसर सब आ जाएगा। बट नाम नाम जो है ये कैपेसिटी वाला नाम कैसे याद रखोगे? तो देखो ये हो जाएगा A फॉर एक्चुअल कैपेसिटी यूसेज रेशियो, ठीक है। और ये हो जाएगा स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशियो, और ये हो जाएगा एक्चुअल यूसेज ऑफ बजटेड कैपेसिटी, ठीक है। किसी भी एक तरीके से तो थोड़ा याद रखने का कोशिश करना पड़ेगा, बाकी लॉजिकली मैंने यहाँ पर समझा भी दिया था कि कैसे करके किया जा रहा है, ठीक है। वैसे करके भी चेक करके देखोगे तो हो जाएगा, बट एग्जाम पर्पज के लिए शॉर्टकट ही ठीक है, वो तो समझाने के लिए मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये आंसर हम लोग का देखो यहाँ पर कंप्लीट हो गया, इसमें तो और कुछ फाइंड आउट करने वाला है नहीं। अच्छा, फिर भी हमारा केस सिनेरियो क्वेश्चंस तो बाकी रह गया, क्योंकि उसमें टाइम भी लगेगा। केस सिनेरियो वाला क्वेश्चन ना ये देखो कितना बड़ा है, मतलब सॉल्व करने में टाइम लगेगा। ये देखो ये, सॉरी मैंने तो आंसर निकाल लिया, हम दिखाते हैं, एक बार देखो। ये देखो ये इतना बड़ा क्वेश्चन है केस सिनेरियो वाला, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने में टाइम लगेगा, एक एक चीज को पढ़ना पड़ेगा, तब जाके केस सिनेरियो वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो कंप्लीट तो नहीं हुआ हमारा केस सिनेरियो वाला
क्वेश्चन और एमसीक्यू ये दोनों बाकी रहा, और उसके साथ साथ एक और चीज बाकी रह रहा है, जो एक है फिक्स्ड बजट का थ्योरी। फिक्स्ड बजट का जो थ्योरी है वो बाकी है, फिक्स्ड बजट किसे कहते हैं। और कुछ अगर थ्योरी लिखना होगा तो वो करना, जैसे ये रेशियो वाला हम भूल गए थे, ये भी हमें करना था। तो एक बार रेशियो वाला जरूर प्रैक्टिस करो, ठीक है, नहीं तो भूल जाओगे। तो ये जो कुछ पॉइंट्स बचा हुआ है ना, केस सिनेरियो, एमसीक्यू और फिक्स्ड बजट, और अगर कुछ थ्योरी बाकी रहा तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करके, नेक्स्ट क्लास में बजट जरूर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग रिविजन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं। Thank you, ma'am.